जो आपसे जुड़ी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी न्यूज दैट यू कैन यूज, जो सीधे आप पर असर डालती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जराबी। और जो बड़ी खबरें जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और बहुत सी खबरों पर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं होती, ना टीवी चैनलों पर जिसका मैं हिस्सा हूं, ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था 40% तक गोता खा सकती है। अब जैसा सिद्धार्थ ने पिछली दफा कहा था, अब सरकार ने भी मान लिया है हम रिसेशन में हैं, मंदी में हैं। इस पर बहुत महीनों चर्चा चली थी। और सिर्फ देश ही नहीं, यानी कि केंद्र सरकार ही नहीं, उसका खजाना तो खाली है, स्टेट्स पर भी अब मार पड़ने लगी है। और इसके चलते अब सरकार संकेत दे रही है कि वो नोट छाप सकती है। नोट छापने के मतलब क्या होते हैं, सिद्धार्थ से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। और मजदूरों की लगातार बात हो रही है, लेकिन सरकार चुप है। हम उठा रहे हैं मजदूरों की आवाज, उनका मुद्दा उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और सरकार ने भी संदेश दे दिया है कि वो जो श्रम कानूनों में बदलाव हुए थे, बड़े गाजे बाजे के साथ कहा था उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम राज्य थे, 8 से 12 घंटे हो जाएगा, इंस्पेक्टर्स को हटा दिया जाएगा, आप हायर और फायर एम्प्लॉयर्स कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार कह रही है कि ये इतनी आसानी से लागू नहीं होंगे। तो रीथिंक हो रहा है क्या? और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ानी होगी। हम ये बात लगातार कह रहे हैं, इस बात की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन अब इसके कुछ आंकड़े भी आज हम आपके सामने रखेंगे कि डिमांड बढ़ानी होगी। वरना क्या हो रहा है, उबर ने अब 25% अपने स्टाफ की नौकरी छीन ली है, नौकरी से हटा दिया है। ये लगातार ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। ऑटो सेक्टर मई में भी मायूस है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। कुछ खरीदोगे कैसे? अभी कार खरीदोगे क्या आप बताइए? तो इसलिए वो मायूस है। और 2 अहम खबरें जिन पर सिद्धार्थ से बेहतर विश्लेषण कोई नहीं कर सकता। 2 लाख लोग, मैं ऐसे 2 लाख लोगों की बात करूंगा जो जम्मू कश्मीर में पिछले 60-70 साल से रह रहे थे, लेकिन वो अपना प्रधानमंत्री चुन सकते थे, यानी कि लोकसभा के लिए वोट डाल सकते थे, लेकिन अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते थे। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल यही व्यवस्था थी। वो जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं ले सकते थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम्स कर रही है, लेकिन इससे छात्रों को परेशानी क्यों हो रही है, इस पर भी बात। तो सबसे पहली खबर, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट बाय ओवर 40% इन Q1, पहली तिमाही 2020-21 की, यानी कि अप्रैल, मई और जून। और अभी हम मई में हैं सिद्धार्थ। 40% का गोता। और आपने पिछली बार बिल्कुल सही कहा था कि अब सरकार ने माना है कि हम रिसेशन में हैं, पर ये आंकड़े तो और चौंकाने वाले और डराने वाले, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं। संदीप जी, 40 हो, 50 हो, 60 हो, वो केवल आंकड़े हैं। वास्तविकता ये है कि जब तक हमारे डिमांड वापस नहीं आएगी, लोग खरीदेंगे नहीं। और पिछली बारी मुझे ध्यान आ रहा है कि आइसक्रीम का उदाहरण दिया था। बहुत माकूल उदाहरण था, मैं उसे यूज करूंगा, कॉपीराइट आपकी बनाए रखूंगा। मैंने 24 घंटे पहले मुझे अवसर मिला, दिल्ली की वो सबसे बड़ी दुकान जो है कनॉट प्लेस में, कई लोग जानते होंगे, नेचुरल्स के नाम से है। हाँ। और वो हमारी इकोनॉमी, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी की एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। कारण यह है कि नेचुरल्स जो अपनी नेचुरल आइसक्रीम बनाता है वो एक प्लांट में बनाता है, और वहां से फ्रोजन ट्रक्स जो होती हैं, जो कोल्ड स्टोरेज वाली ट्रक्स होती हैं, उसमें वो माल देश भर में अपने आउटलेट्स में भेजता है। यानी वो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए एक केंद्रीय स्थान से मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि कोविड की क्या स्थिति और वहां पे लेबर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उस दिल्ली के आउटलेट में वो सामान नहीं भेज पा रहा है। और हम ये जानते हैं कि इस प्रकार की आउटलेट्स को खुलने का परमिशन ऑलरेडी है। सो
अगर नेचुरल्स कनॉट प्लेस में नहीं खुल पा रहा है, बड़ी दुकानें खुला है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की जा सकती है, तो ये इंडिकेटर है ऑफ हाउ वी आर फेसिंग अ डिमांड एंड अ सप्लाई प्रॉब्लम। एंड इसके कारण मैं मानता हूं 40 का 80 हो सकता है, 40 का 4% भी हो सकता है। कितनी जल्दी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस स्टार्ट होगी, सारा उस पर निर्भर करे। और यहीं पर मैं इस खबर में दो तीन बातें और एसबीआई ने जो कही है, एसबीआई रिसर्च ने, वो कहते हैं ये Q1 में 40% का गोता है, लेकिन Q2, Q3, Q4 में हम सरपट दौड़ने लगेंगे 7.1%। मतलब Q2 में उन्होंने अनुमान लगाया है, लेकिन ये अनुमान मेरे गले नहीं उतर रहा है, जबकि एसबीआई की रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग रिसर्च टीम है। मैं कोई ऐसा सर्टिफाइड रिसर्चर भी नहीं। ये कैविएट के साथ, ये एडमिशन के साथ, मैं आपका टेक चाहूंगा इस पर। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बोल रखा है कि पहले हाफ में वो नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ होने की पूर्णतः संभावना है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हमें रिजर्व बैंक के एस्टिमेट को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए बनिस्बत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और फिर रिजर्व बैंक ने, आपको ध्यान होगा, ये कहा था कि सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 2 तिमाही छोड़ के जो बाकी 6 महीने बचेंगे, उसमें ग्रोथ वापस आ सकती है। बट वो ग्रोथ वापस आना कंटिंजेंट है एग्जैक्टली कि इन 6 महीने में कई प्रकार की एक्टिविटीज हो। मई भी निकल गया जैसा आप कह रहे हैं, अब बची बात जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून का महीना हम मान ले, अगर तैयारी वापस हमारी ठीक से हो पाती है। लेबर की कमी हर उद्योग को खटकने वाली है, और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार से समस्या हो सकती है। कल इंडिगो की एक फ्लाइट में कोयंबटूर चेन्नई रूट पे एक पैसेंजर को कोविड पॉजिटिव पाया गया। पैसेंजर का ध्यान रखा जाएगा, बाकी चीजें हो जाएंगी, पर वो उस प्लेन के जो पूरा क्रू था उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। अब यही अगर स्थिति किसी फैक्ट्री में होती है जहां पे कोई माल बन रहा है और एक शॉप फ्लोर पे वहां पे कोविड का केस पाया जाता है, तो नेसेसरली क्वारंटीन होगा। मारुति में पाया गया, ये हो रहा है, ये ह्युंडई में भी दिक्कत हुई है। तो वहां पे प्रोडक्शन ठप हो जाएगी या इंपैक्ट होगी। सो ये एक प्रकार से आपको ध्यान में होगा संदीप जी, बचपन में जो स्कूटर होता था, पैसे कम होते थे, तेल डालते थे, कई बार रिजर्व हो जाता था, कचरा आ जाता था। हाँ। तो रुक रुक के चलती थी स्कूटर, पटाखा मार मार के स्कूटर हाँ। चलती थी। हमारी फैक्ट्रियों के, उद्योग के, इकोनॉमी के रुक रुक के, पटाखा मार मार के चलने की संभावना आने वाले कुछ सप्ताह के लिए अधिक है, जब तक मामला सारा स्मूथ ना हो। आपने लेबर की बात की, उस पर आता हूं। आपने अहम दिशा में इशारा किया है, लेकिन हम क्योंकि अभी इकोनॉमी के हाल की बात कर रहे हैं, क्विक कमेंट चाहूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, 18 स्टेट्स में लूज मोर देन 10% ऑफ द जीडीपी। अपने सकल घरेलू उत्पाद का जो उनकी वक़्त है, बड़े आसान शब्दों में कहूं, उसका 10% हिस्सा 18 राज्य, और इनमें बड़े बड़े राज्य हैं जो हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। कौन से राज्य हैं वो? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, कर्नाटक, बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना। महाराष्ट्र तो 15.5% अपनी जीडीपी का खो सकता है। जी बिल्कुल। और संदीप जी, ये जो आपने स्टेट्स की बात कही, इसको बड़ा सिंपल है समझना। आखिरकार केंद्र क्या है हमारे देश में? केंद्र एक सरकार है, दिल्ली उनके पास है। अब जम्मू कश्मीर और वो लद्दाख यूटी के नाम से जुड़ गया है, एक आधी छोटी और 1, 2, 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमारे देश का जो सारा उत्पाद है वो पूरा स्टेट्स में ही है। यानी 10% क्यों, जो हमने 40% का अगर आंकड़ा हम डिस्कस करें, इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्टेट्स, एब्सोल्युटली। फैक्ट्रियां स्टेट्स में है, केंद्र के पास कोई जगह नहीं है। दिल्ली एक छोटी सी जगह है, और आप जानते हैं दिल्ली एक सर्विसेज का शहर है। यहां पे उद्योग तो वैसे भी नहीं है। जो भी उद्योग हैं वो गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा में आते हैं, वो अलग स्टेट्स में गिनी जाती है उनकी आउटपुट। और यहां पर एक और खबर जो आ रही है और जिसकी बहुत से लोग मांग कर रहे हैं, और आप भी शायद इस बात की तस्दीक करेंगे कि देखिए, ये 3.5% का फिस्कल डेफिसिट, इसे भूल जाइए। आप अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाइए, बल्कि आज डिमांड क्रिएट करने को लेकर इकोनॉमिक टाइम्स ये कहता है, जानकार ये कह रहे हैं कि फॉरगेट फिस्कल प्रूडेंस, एम फॉर एक्स्ट्रा स्पेंड ऑफ 9 to 10% ऑफ योर जीडीपी, सो गो फॉर डेट मोनेटाइजेशन। खबर क्या है कि गवर्नमेंट में गेट
आरबीआई टू मोनेटाइज डेफिसिट, यानी कि नोट छापो। थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइएगा दर्शकों को इसके मायने क्या हैं। और एक टॉप ऑफिशियल को यहां पर मेंशन किया गया है बगैर नाम लिए, जो कह रहे हैं इट इज एन ऑप्शन विच वी हैव नॉट क्लोज्ड, इट्स वेरी मच देयर, लेकिन अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कोरोना संक्रमण ये संकट काल कितना चलेगा, और अभी सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो अभी एक और तुरप का इक्का अगर मैं कहूं सरकार ने बचा कर रखा है, वो नोट छापना। थोड़ा इसे समझाइए दर्शकों को। मैं मानता हूं कि ये तुरुफ का इक्का एक्चुअली मजबूरी का प्रतीक है। और आपने जो आखिर में विषय कहा कि हम नहीं जानते हैं कि किस समय पे हमें इस तुरुफ के इक्के को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं इसको जो मेरी थोड़ी सी बुद्धि है उससे ये कहूंगा कि जब आपके कपड़े में एक छोटा सा गाज पड़ता है, एक टेयर पड़ता है, कट पड़ता है, तो आप तुरंत उसको सी देते हैं, क्योंकि ये डर रहता है कि ये जो कट है ये बढ़ता जाएगा। फोड़ा अगर शरीर में होता है तो हम उस फोड़े का इलाज शुरू करते हैं, उसको एब्सेस में या ट्यूमर में या ब्लड में इंफेक्शन फैलने से पहले ही एक्टिविटी ली जाती है। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि मेरे को जानकारी नहीं है कि ये किसने कहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है इस बात को। कई बारी बातों को ठीक से नहीं समझा जाता या समझाया जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी इकोनॉमी की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम वेट एंड वॉच में है। द टाइम टू टेक एक्शन हैज ऑलरेडी पास्ड। और हमने देखा है कि विश्व भर की इकोनॉमीज ने जिनको सिमिलर इस प्रकार के संकट से गुजरना पड़ा है, कोविड केवल अपने देश की परेशानी नहीं है, कोविड जिस प्रकार से इन्फेक्ट करता है, जिस मात्रा में इन्फेक्ट करता है, वो विश्व भर में हुआ है। और अब हमारे इन्फेक्शन भी इस प्रकार के हैं कि भगवान बचाए, प्रभु कृपा करें, पर हमारी जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शंस वो भी बढ़े जा रही है। तो ऐसे में तो ये सिद्धार्थ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ये तो कैच 22 हो गया ना। और जो बात आप और मैं, नहीं, कैच 22 नहीं है संदीप जी, कैच 22 नहीं है। मैं ये मानता हूं कि महामारी के समय में, और आपके ही शो पे मुझे याद है 2-3 सप्ताह पहले हमने ये चर्चा की थी, इट इज अ हेल्थ क्राइसिस which has become an economic crisis. Absolutely. और हमें ये नहीं भूलना चाहिए संदीप जी कि कोविड को अगर हम उसका ड्यू डेट इंडिया में 15 मार्च या 25 मार्च का कट ऑफ डेट लेते हैं, जब से हमारा लॉकडाउन लगा, आज 2 महीने से अधिक का लॉकडाउन हो गया है, तो उससे पहले 7 तिमाही, for 7 quarters prior to that, we have had slowing growth. Absolutely. So it is not as if द कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी, जो नेगेटिव ग्रोथ की बात अब रिजर्व बैंक कह रहा है, वो रिजर्व बैंक ने 27 अप्रैल को ऐसी बात चेतावनी नहीं दी थी। पर ये जो डिक्लाइन है ग्रोथ की, ये 8 क्वार्टर्स की डिक्लाइन है, विच मींस इट इज अ डिक्लाइन ऑफ 2 years इन टोटल। एंड दैट इज व्हाई आई डू नॉट पर्सनली एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अग्री विद दिस असर्शन कि हम वेट एंड वॉच मोड में हैं, पेशेंट आईसीयू में है। तो यही एक और हेडलाइन है सिद्धार्थ की, क्रिएट डिमांड रेस्क्यू इकोनॉमी। और यहां पर देखिए बड़ी माकूल बात कही गई है, जो दर्शकों को हकीकत समझनी होगी और सरकार को दर्शकों से ज्यादा समझनी होगी। 60% ऑफ द जीडीपी इज प्राइवेट कंजम्पशन। हमारा सकल घरेलू उत्पाद 225 लाख करोड़ का जो है, उसका 60% तो आपके मेरे खर्च के चलते है। और जेब में पैसा नहीं होगा, हम खर्च नहीं करेंगे तो साइकिल कैसे चलेगी, डिमांड बनेगी नहीं। तो ये सप्लाई साइड करते रहिए आप केटर, उसकी ओर तवज्जो तरजीह क्यों नहीं दे रही है सरकार? ये बात थोड़ी समझ से परे है सिद्धार्थ। देखिए, सब्जियां इस लॉकडाउन में बिना रोक टोक के बिकी हैं देश भर में, पर सब्जियों से कितना रेवेन्यू आता है सरकार का। और हमने देखा कि एक हफ्ता जो दारू की सेल्स चली, उससे सरकार ने अपने घाटे को कम करने का प्रयास किया। इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट कि व्यक्ति जितना खर्चता है उतना सरकार उसकी आमदनी प्राप्त कर पाती है। मैं कल अर्थशास्त्र का एक छोटा सा भाग मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, ऑथेंटिक पोर्शन था, और उसको मैंने जब पढ़ा तो उसमें मुझे एक ये संज्ञान आया कि ये आज नहीं, यदा यदा से जब भी आर्थिक संकट आता है तो सरकार लोगों के हाथ में पैसा देती है और उनको कहती है जाओ खर्चो। क्योंकि वो पैसा
किसी ना किसी प्रकार से सरकार के वापस रेवेन्यू के रूप में आता है। दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ लाइफ, और इसको मॉडर्न अर्थव्यवस्थाओं ने भी इस्तेमाल किया है पूरी दुनिया भर में। और 1930 से लेके लगभग आज 90-100 वर्ष के काल में हमने लगातार बार बार देखा है दैट क्रिएटिंग डिमांड इज द ओनली सोल्यूशन। जो आपने मोनेटाइजेशन की बात कही थी संदीप जी, 1980-90 के दशक में ये हमारी स्थिति थी कि सरकार की आमदनी खर्चे से बहुत कम थी, इसलिए वो नोट छापा जाता था। फिर जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आई, सरकार की रेवेन्यूज बढ़ी। किसी शो में अगर हम आपके साथ अपने दर्शकों को अगर हम चार्ट दिखाएंगे 1990 से द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स का अलग चार्ट बनेगा, तो हम देखेंगे कि वो एक नाइस जेंटल अपवर्ड कर्व आया है, और उस कर्व में अब थोड़ी सी गिरावट और रुकावट अभी हमें देखने को मिलेगी। इसका अर्थ क्या, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो की वैसे वैसे सरकार के पास मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, 50 जो बाकी स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना के लिए पैसा कहां से आता है? पैसा तभी आएगा जब लोग खर्चा करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रेवेन्यू सरकारों के बढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स केवल केंद्र लगा पाता है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अब साझी एक व्यवस्था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बन गई है। हम जानते हैं कि अप्रैल मास में लगभग जीरो यानी 95-96% डिक्लाइन हुआ है टैक्स कलेक्शन में। इसलिए मोनेटाइजेशन इज द ओनली फॉर्मूला। मोनेटाइजेशन दो तरीके से हो सकती है, एक आरबीआई वो नोट छाप के सरकार को दे, या आरबीआई गवर्नमेंट की बॉन्ड्स प्राइमरी डीलर्स द्वारा खरीदे। दो तरीके हैं। मेरा यह मानना है कि इसको जल्द अज जल्द करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जो कपड़े में एक कट पड़ा हुआ है वो बढ़ता जाएगा, तो मुझे डर ये है कि वो इतना बड़ा कट हो जाएगा कि फिर उसको सीना वापस नहीं, कट बहुत बड़ा हो रहा है। क्योंकि देखिए, हम लगातार जो जॉब लॉसेस की बात है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब उबर ने 25% स्टाफ छटनी कर दी, नौकरियां गई। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक बड़ी खबर है, ऑटो कंपनी स्टेयर एट ब्लीक होलसेल नंबर्स इन मई। अप्रैल में तो मारुति ने एक भी कार नहीं बेची थी, मई में थोड़ी बिकी भी, लेकिन ये कोई उत्साहजनक खबर नहीं आ रही है। तो ये अब पर्कुलेट, ये जो खून खच्चर अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं जॉब मार्केट में हो रहा है, ये भी एक रियलिटी है जिसे एड्रेस नहीं किया जा रहा है फिलहाल। देखिए, उबर की जो आपने खबर बताई, वो उबर ने अपना स्टाफ कम किया है। आप एक चीज का और कयास लीजिए कि उबर का मॉडल क्या है। लोग अपने खर्चे से गाड़ी खरीदते हैं, उसको टैक्सी में डालते हैं और उबर के पूल में ऐड करते हैं, क्योंकि उबर उनको कस्टमर देता है। अगर उबर के स्टाफ कम हुए हैं तो यह निश्चित है कि जो गाड़ी चालक है, वाहन के ओनर्स हैं, उनके यहां भी डिस्ट्रेस है। गाड़ियां बंद हुई हैं, कई गाड़ियां वापस हो गई हैं, कई लोगों ने उन अपनी गाड़ियों के लिए जो इंस्टॉलमेंट थी वो भर नहीं पाए। अभी मोरेटोरियम क्लेम किया होगा, अगर उनके पास बिजनेस वापस नहीं आएगी तो वो गाड़ियां सीज हो जाएंगी, वो लोन फोरक्लोज हो जाएंगे। उससे जुड़ी हुई इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक बड़ी संख्या है। तो अगर उबर अपना स्टाफ कम कर रहा है तो आप ये मान लीजिए कि एक इंडेक्स होगा जिससे जो इनडायरेक्ट जॉब्स उबर क्रिएट कर रहा था इकोनॉमी में, वो भी निश्चित तौर से कम होंगे। जॉब लॉसेस are a certainty and they will go on increasing unless customers come back and businesses have surplus orders for which they will need people। उनको लोग चाहिए होंगे, हाथ चाहिए होंगे वो काम करने के लिए। जब उतनी गाड़ियां बनी नहीं रही हैं तो उतना स्टाफ ये बिल्कुल, और वो आपने ऑटो कंपनीज की भी खबर बता दी, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी दिख रही है, एक पॉजिटिव खबर भी आ रही है। मैं लगातार अपने शोज में CMIE के आंकड़े कोट करता हूं, क्योंकि इन आंकड़ों को सरकार भी यूज करती है। हालांकि अब सरकार CMIE की, भाई आपका सैंपल साइज बहुत छोटा है, 5000 लोगों से बात करके आप कैसे बता सकते हैं कि 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए वगैरह वगैरह, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन CMIE जो वीक एंडिंग May 3 तक कह रहा था 12 करोड़ 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई है, अब वो ये कह रहा है, ताजा जो आंकड़ा दिया है, May sees 20 million back in employment,
20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोग वापस आ गए हैं नौकरियों में। बिल्कुल स्वाभाविक है, और ये वही हैं जो आज आप देख रहे हैं, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिशियन वाले ट्रेड थे, जो लोग बिजली का काम घरों में करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, फैन की इंस्टॉलेशन का काम है, हमारे यहाँ मेड्स जो काम करती हैं, मेड्स भी अब सोसाइटीज में अलाउ कर दिया गया है। एसी के टेक्नीशियन हाँ। हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस आए हैं। बट आई मस्ट पॉइंट आउट, सीएमआई ने जो कहा है वो कह रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी कुछ कामकाज कर रहे थे वो वापस आए हैं क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस उठी हैं। आई डोंट थिंक सीएमआई ने ये कहा है कि न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। नहीं, नो न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। वो साफ कह रहे हैं दे आर बैक इन एम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू एम्प्लॉयमेंट बीइंग जनरेटेड और क्रिएटेड। बच गए लोग, ये लोग बच गए, ये लोग बच गए हैं। अब ये जो श्रमिकों को लेकर लेबर की बात अब आगे बढ़ाते हैं। आज की बड़ी खबर, ये कई दिनों से खिचड़ी पक रही थी, ये अलग अलग राज्य की अब 8 से 12 घंटे हो जाएगा, हायर और फायर वो कारखाना मालिक कर सकता है, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। हालांकि मैंने तब पूछा था लेबर्स के लिए ही, आप लेबर इंस्पेक्टर ही सबसे करप्ट है तो भैया पुलिस इंस्पेक्टर की क्यों जरूरत है, एक्साइज इंस्पेक्टर की क्या जरूरत है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की क्या जरूरत है? जो आपने मैंने रिटर्न भर दिए उसी को अंतिम सत्य मान लो। अगर हम राम राज्य में रह ही रहे हैं तो राम राज्य की पूरी व्यवस्था बनाइए। लेकिन अब सरकार कह रही है अबोलिशन ऑफ वर्कर प्रोटेक्शन बाय सम स्टेट्स वोंट बी ओकेड। अब सरकार को याद आया कि दरअसल श्रम कानून जो हैं, लेबर मैटर्स जो हैं, वो कंकरेंट लिस्ट में है। कोई स्टेट अध्यादेश ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दे उससे काम नहीं बनेगा, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की भी जरूरत है। जी जी। तो ये इतना वक्त कैसे लग गया केंद्र सरकार को ये समझने में? मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश ने, और हमें ये बड़ी जिम्मेवारी से इस बात का आकलन करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में श्री आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने बहुत एक ब्रेव स्टेप लिया है संदीप जी। अगर हम ब्रॉडर इकोनॉमी की बात बिल्कुल करें, ठीक बात है। हमें ये मानना पड़ेगा कि पिछले 2-3 सप्ताह में, चाहे वो माइग्रेंट लेबर की डेटाबेस हो, कई चीजें उन्होंने कही हैं जिनमें बाद में लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी इसमें लीगल इन्फर्मिटी है, आप परमिशन कैसे रोक सकते हो लोगों को दूसरे स्टेट में काम जाने के लिए। ये बातें सही हैं, पर हमें ये मानना चाहिए कि एक वातावरण में जहां कई चीजें हो ही नहीं रही हैं, वहां पे एक बड़ा स्टेट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का स्टेट, कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहा है, प्रयास कर रहा है। मैं मानता हूं अगेन एज अ स्टूडेंट कि हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कार्रवाई में लीगल इन्फर्मिटी ये थी कि कई बारी कुछ चीजों के लिए आपको प्रायर लीगल परमिशन और लेजिस्लेटिव एक्शन की आवश्यकता रहती है, वो नहीं किया गया, इस कारण उन्होंने उसको विड्रॉ भी किया है। पर जो उन्होंने माइग्रेंट लेबर की ट्रेड बेस्ड क्लासिफिकेशन डेटाबेस की है, ये कितना बड़ा स्टेप है। और मैं आपको बताऊं, जब केंद्र के एक सचिव ने पिछले सप्ताह एक ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि जी माइग्रेंट लेबरर्स कितने हैं, उनकी डेटाबेस क्या है, हम उनके लिए कैसे पैकेज नौकरी से निकाल देना चाहिए ऐसे सचिव को सीधा। तो कम से कम उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट डेटाबेस बना रहा है, तो इसलिए हमें इसका समर्थन करना चाहिए। मैं जानता हूं आप भी इस विषय में बिल्कुल सपोर्ट करेंगे यूपी गवर्नमेंट का, और मैं ये मानता हूं कि क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी में प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं, तो ये भी हमें मानना चाहिए कि वो जो करेक्शंस कर रहा है यूपी स्टेट, इसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं मानता हूं कि लेबर की कंडीशंस जो हमारे रेस्ट्रिक्टिव फ्रेमवर्क है, 60s एंड 70s का फ्रेमवर्क संदीप जी, आज 2020 और 30 की इकोनॉमी में चल रहा है। मैं आई एम टोटली ऑन द सेम पेज सिद्धार्थ। बस मेरी एक दिक्कत है, पारदर्शिता होनी चाहिए। लेबर को, इनको भी भरोसे में लेकर ये कानून लाए जाएं, संकट काल, संक्रमण काल का बहाना ना बनाया जाए। दीज रिफॉर्म्स वर लॉन्ग ओवरड्यू। ये मत कहिए कि संक्रमण काल के चलते हम कर रहे हैं, समझाइए सबको। और देखिए समझा क्यों नहीं रहे हैं, समझ तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो जब कई लॉयर्स ने चिट्ठी लिख दी, 20 ने जो मेरी जानकारी है, जो रिटायर्ड जजेस हैं उन्होंने भी कहा कि भाई आप पीआईएल को क्यों ठुकरा रहे हैं। आप जो मजदूर अब तो 47 डिग्री में सड़कों पर घूम रहा है, अपने घर जाना चाह रहा है, उनकी समस्या को आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है,
कल तक जवाब देना होगा। तो हमें थोड़ी पारदर्शिता मेरे ख्याल से लाने की भी जरूरत है सिद्धार्थ। देखिए, जो लेबर का इशू था ये एक बहुत बड़ा इशू है, और मैं ये मानता हूं कि केंद्र और राज्य सबका मिला के इसमें एक प्रकार से फेलियर रहा है कि इतनी बड़ी जनसंख्या अपने देशवासियों की, जो अपने घर देहात छोड़ के, गांव देहात छोड़ के बड़े शहरों में कामकाज के लिए जाते हैं, उनके प्रति उनकी जानकारी होना, उनके साथ संबंध होना, कांटेक्ट होना, उनको इवैक्यूएट करने के लिए प्लान्स बनाना। स्टेट्स का आप देखिए, रेलवे मंत्रालय के साथ जो बहसबाजी पिछले कुछ दिनों में हो रही है, ये संकेत दिखाता है कि एक सेक्शन ऑफ डिप्राइव्ड जो है हमारी सोसाइटी का, उसके प्रति हमारे जो सिस्टम्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो उनके प्रति सेंसिटिविटी, सहानुभूति और अवेयरनेस के बगैर काम करता है। हमने इनको कोल्हू के बैल की तरह इस्तेमाल किया है। ये शब्द कोई बुरा ना माने, परंतु आज शायद इसमें से ये अवेयरनेस आई है, और इसीलिए मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश ने जो ये कम से कम उनको एक पहचान, एक आइडेंटिटी देने का प्रयास किया है, डेटाबेस में ट्रेड बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात की है, कम से कम इसमें से शायद 2, 5, 10% ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो कम से कम शुरुआत होगी। नहीं तो संदीप जी क्या होता है, चर्चा चलती रहती है और गंगा जी बहती रहती है। एग्जैक्ट, बहुत अच्छा कहा, चर्चा चलती रहती है, गंगा जी बहती रहती है, मैली होती रहती है। अब 2 खबरें 2 मिनट में, और दोनों खबरें आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा हमारे दर्शकों को। एक तो ये जो नया डोमिसाइल लॉ 370 हटा, उसके बाद डोमिसाइल लॉ लागू हुआ, ये 24 तारीख को लागू हुआ है, 24 मई को। इसमें 2 लाख लोग जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे बंटवारे के दौरान, 1957 में एक महामारी फैली थी, तो बहुत सारे स्वीपर्स को पंजाब से लेकर लाया गया था जम्मू इलाके में कि आपको यहाँ के डोमिसाइल, यहाँ का नागरिक बना दिया जाएगा। और डोगराज, जिनका एक बड़ा इतिहास है लड़ाई लड़ने का, राजा हरि सिंह के लिए भी लड़ाई लड़े वो भी यहाँ आकर बसे। लेकिन कमाल की बात हो रही थी सिद्धार्थ, और ये देशवासियों को पता भी नहीं, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, कि वो अपना प्रधानमंत्री चुन सकते थे, लेकिन अजब व्यवस्था थी, वो अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते थे, वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकते थे। आज ये व्यवस्था लागू हो रही है। मतलब ये एक सिंपल सी बात, एक कॉमन सेंसिकल बात होने में 70 बरस लग गए। बिल्कुल, और हमें ये मानना चाहिए, और एक जम्मू कश्मीर में पैदा हुए व्यक्ति के नाते मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अधिकारियों का, केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का, कि उन्होंने इतनी बड़ी एक सेंसिटिव, इमोशनल और आइडेंटिटी के एक इशू को रिजॉल्व किया है। समस्या संदीप जी बहुत लंबा चर्चा का विषय है। संक्षेप में ये कहूंगा कि 47 में जो हमने बंटवारा देखा, उस बंटवारे का एक बहुत बड़ा परिणाम जो था वो हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा। और जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि सेपरेटली जो पाकिस्तान बैक्ड इरेगुलर्स आए, जिसे कबाली रेड कहा जाता है, तो उसके द्वारा जो अभी पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है जम्मू कश्मीर का पार्ट, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा नरसंहार करवा के बहुत सारे लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में भेजा। इसमें जम्मू कश्मीर में रिलीजियस आइडेंटिटी की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुई ऐसे लोगों के साथ, जिसको 50s में एक कानून लाके और ज्यादा कॉन्क्रिटाइज किया गया। और वो कानून वो था जिससे जमीन ली गई वहां के लोकल जमींदारों के द्वारा। एक्चुअली जब उस देखें जम्मू कश्मीर में, तो आप ये देखेंगे कि उसमें डिस्पोजेस करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान था, और डेमोग्राफी चेंज तब करने का प्रयास किया गया। अब आपने जैसे सही कहा कि ये लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हैं, इनकी और पीढ़ियां पैदा हुई हैं, वहीं जन्म रहे हैं, वहीं दफनाया जा रहा है, वहीं जलाया जा रहा है, परंतु जम्मू कश्मीर का शासन जो एक पर्टिकुलर मैं मानता हूं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कंट्रोल में रहा इतने सारे वर्ष, उसने इनको एक सांकेतिक आइडेंटिटी भी नहीं प्रदान की। आखिरकार आप देख लीजिए, अगर हम वोटिंग परसेंटेज के बेसिस पे देखें तो ये 2-2.5-3 लाख लोग करीब 25-30 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो जम्मू क्षेत्र अलोन है उसमें जोड़े, तो व्हाट इलेक्टोरल इंपैक्ट कैन दे हैव।
ये लोग कौन सी डेमोग्राफिक चेंज नहीं, कर आप रहे भी हैं? मिले, मैं उनके साथ बहुत बार मिला हूं, लाभा हाँ, भाई साहब के साथ मैंने बहुत वक्त बिताया है। और एक जो इसमें छोटी सी बात है कि जो रोहिंग्या पिछले कुछ वर्षों में वहां आए और ये बहुत बड़ा एक लोकल इशू बना कि रोहिंग्या के लिए व्यवस्था बन सकती है, परंतु वाल्मीकि समाज के लिए, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी के लिए आप इतने सालों से नहीं, व्यवस्था नहीं वाल्मीकि समाज का तो देखिए हाल, देखिए 57 में वहां पर महामारी हुई जम्मू इलाके में, आपकी गंदगी साफ करने के लिए उनको बुला लिया गया कि आपको नागरिक बना देंगे। वो आज तक अभिशप्त हैं कि जी आप स्वीपर ही बन सकते हैं और जी कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। आप बिल्कुल। किसी के सम्मान के साथ, गरिमा के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ क्या कर सकते हैं? आप पढ़ लिख जाइए, कुछ भी करिए, जम्मू कश्मीर में तो स्वीपर ही बन सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो 50 का दशक था, आज जो प्रॉब्लम्स देश जम्मू कश्मीर में नोटिस करता है, चर्चा करता है और सवाल पूछता है कि अरे बाप रे, ऐसे कैसे हो सकता था, इसमें आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि 50 का जो दशक था, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में बहुत बड़ा दशक था। ये वही दशक था जब प्रजा परिषद मूवमेंट भी हुई, जब एक देश एक प्रधान एक निशान वाली मूवमेंट चली, जिसके कारण कम से कम जम्मू कश्मीर इंटीग्रेट हुआ। नहीं तो आपको याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की ऐसी स्थिति उस समय पे थी कि इट वाज अ डोमिनियन विद इन अ डोमिनियन, इट इवन हैड अ सेपरेट फ्लैग, its head of the state government used to be called the prime minister, सदरे रियासत, and not the मुख्यमंत्री। तो वो चेंजेस की एक कल्मिनेशन है। आज मैं मानता हूं कि ये जो डेमोग्राफिक रिकग्निशन दिया गया है, कश्मीर के हिंदू लगभग 15 लाख से ज्यादा की संख्या में, संदीप जी, जो पिछले कई दशकों से देश भर में, अपने देश भर में फैले हुए हैं, उनको भी अब डोमिसाइल की एक आइडेंटिटी प्राप्त होगी। इससे कोई, आप ये नहीं समझिएगा कि ये कोई रिजर्वेशन के इक्विवेलेंट की कोई सर्टिफिकेशन है। डोमिसाइल है, आइडेंटिटी का एक प्रतीक है, और इससे अपनी माटी से जुड़े रहने का, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाला जो स्टेट, पहचान दी गई है। सीधा सीधा एक शब्द इस्तेमाल करूं मैं सिद्धार्थ, और आखिरी खबर यह है, पुअर इंटरनेट, नो स्टडी मटेरियल, सर्वे फाइंड्स डीयू ओपन बुक एग्जाम इज नॉट फीजिबल फॉर मेनी। दरअसल डीयू में, और ये